हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज हम बाल विकास के एक नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे और जिसका विषय है कोहलबर्ग का सिद्धांत। तो आज हम पूरी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि कोहलबर्ग का जो सिद्धांत था वो क्या था, उन्होंने किन किन मुख्य बातों पे ध्यान आकर्षित किया। तो आज हम पूरी तरीके से पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत बहुत ही फेमस सिद्धांत है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया, कोहलबर्ग एक बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जो कि आपको याद रखनी है, 1984 ईस्वी में आई। ठीक है, जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इस फेमस पुस्तक के बारे में आपको याद रखना है, इसका नाम याद रखना है। तो ये कहाँ के थे? ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे और 1984 में जो इनकी फेमस पुस्तक आई जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में पूरी विस्तृत रूप से जानकारी दी और इनका जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है। और अक्सर एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है उसका नाम क्या है? तो वो है नैतिक विकास का सिद्धांत। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आखिर नैतिक विकास होता क्या है। सबसे पहले हम आगे बात करेंगे कि नैतिक विकास क्या होता है। तो नैतिक विकास क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, बच्चों द्वारा सही व गलत में अंतर करके उसके अनुरूप व्यवहार करने को क्या कहते हैं? नैतिक विकास कहते हैं। यानी कि बच्चों द्वारा, ठीक है, कोई भी बच्चा होगा, इन्होंने क्या किया? नैतिक विकास के सिद्धांत को दिया। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। इन्होंने बताया कि नैतिक विकास कैसे होता है बच्चों में। ठीक है, किस टाइप से होता है नैतिक विकास। तो नैतिक विकास क्या होता है, पहले इसके बारे में हम जानते हैं कि बच्चों द्वारा सही और गलत में अंतर करके उसके अनुरूप जो व्यवहार करता है उसे क्या कहते हैं? नैतिक विकास कहते हैं। आपने बहुत सारे बच्चों में देखा होगा कि बच्चे कहते हैं नहीं, चोरी करना क्या है? गलत काम है, चोरी नहीं करना चाहिए। यानी चोरी करना सही है कि गलत है? चोरी करना गलत है। तो उन्होंने क्या किया? उसी के अनुरूप व्यवहार किया, यानी चोरी नहीं की। तो ये क्या है? यानी जिसने चोरी कर ली उसने क्या किया? इस मीन्स गलत कार्य किया, यानी गलत कार्य किया। ठीक है, और गलत कार्य नहीं किया तो उसने क्या किया? सही कार्य किया। तो बच्चों द्वारा सही व गलत में अंतर करके उसके अनुरूप व्यवहार करने को क्या कहते हैं? नैतिक विकास कहते हैं। कुछ और भी टर्म्स हैं, हम उनके बारे में भी जानेंगे। जो जो टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो एक इसमें टर्म आएगा जिसका नाम है नैतिक दुविधा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नैतिक दुविधा क्या होती है? ठीक है, आपने देखा होगा दुविधा का मतलब है कहीं हम फंस गए हैं। ठीक है, हम किसी रास्ते में जा रहे हैं, दो मोड़ हैं, तो हम किस रास्ते पे जाएं। ठीक है, हम सोचते हैं कि किस रास्ते पे जाएं। तो हम जैसे कि कोई रास्ता ए है, ठीक है, और कोई रास्ता बी है। ठीक है, एक मार्ग है जो ए मार्ग है और एक बी मार्ग है। तो क्या करेंगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम ए मार्ग पे जाएं कि बी मार्ग में जाएं। यानी हम क्या हुए? हम दुविधा के बीच में फंस गए। ठीक है, हम सही और गलत में अंतर नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं। यानी कि वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास क्या आ गई? अब दुविधा आ गई। ठीक है, हम क्वेश्चन यानी कि एग्जाम देते हैं, एग्जाम में बैठते हैं तो ए ऑप्शन होता है, बी ऑप्शन होता है, सी होता है, डी होता है, और दो ऑप्शन एक जैसे लगते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो वो क्या है? एक टाइप की दुविधा है।
तो नैतिक दुविधा क्या होती है, इसमें बालक 2 या 2 से अधिक, यानी कि 2 या 2 से अधिक नैतिक कार्यों के बीच में एक कार्य को चुनता है। अब जब वो फंस गया तो क्या करेगा, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, भाई एक ही कार्य को वो क्या करेगा, चुनेगा। यानी कि जब बालक 2 या 2 से अधिक नैतिक कार्यों के बीच में एक कार्य को चुने, क्या है, वो इस कार्य को चुने और चाहे वो इस कार्य को चुने, ठीक है। इसमें सही और गलत के बीच में वो फंस गया है, और जब 2 या 2 से अधिक नैतिक कार्यों के बीच में केवल एक कार्य को चुनता है तो वो क्या कहलाती है, उसकी नैतिक दुविधा कहलाती है, ठीक है। ये उसकी क्या कहलाती है, नैतिक दुविधा कहलाती है। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक और टर्म आता है जिसका नाम है नैतिक तर्कणा, ठीक है, जिसका नाम है नैतिक तर्कणा। अब ये नैतिक तर्कणा क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, नैतिक तर्कणा क्या होती है। इसमें क्या होता है कि सही और गलत के बारे में निर्णय लेते समय, ठीक है, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, आपको सही और गलत के बीच में निर्णय लेना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सही और गलत के बारे में जब आप निर्णय लेते हैं तो उस समय आप क्या करते हैं कि चिंतन करते हैं, ठीक है, कि जो चिंतन करते हैं क्या ये सही है, हम उसमें क्या करेंगे, हम इसमें चिंतन करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, ठीक है, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो जो चिंतन करना है ना, यानी कि जब सही और गलत का निर्णय लेते समय जो भी किया गया चिंतन है, ठीक है, इसका या इसका निर्णय लेते समय जब हम जो भी चिंतन किया गया है इसी को हम क्या बोलते हैं, नैतिक तर्कणा बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार सीटेट में भी पूछा गया है, ठीक है। तो नैतिक तर्कणा क्या होती है, अभी हम आगे जब ये वाला जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं सीटेट में, यूपी टेट में या किसी अदर एग्जाम में, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम हल करा देंगे और आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। तो आपने देखा कि जो कोहलबर्ग हैं बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक बहुत ही फेमस अपना सिद्धांत दिया जिसका नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, ठीक है। 1970 के दशक में इन्होंने बहुत सारे शोध किए और जो इनका सिद्धांत जो बहुत ही फेमस सिद्धांत बन के आता है वो है नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने नैतिक दुविधा के बारे में बताया, नैतिक तर्कणा के बारे में बताया। तो नैतिक दुविधा क्या होती है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, नैतिक दुविधा क्या होती है, बालक 2 या 2 से अधिक नैतिक कार्यों के बीच में एक कार्य को चुनता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक कार्य हैं और किसी एक कार्य को चुनता है तो वो क्या कहलाती है, नैतिक दुविधा कहलाती है। आप अपने ऊपर रख के देखिएगा नैतिक दुविधा क्या होती है। और नैतिक तर्कणा क्या होती है, जब बच्चा क्या करता है, सही और गलत के बारे में निर्णय लेते समय वो क्या करता है, चिंतन करता है। तो जो निर्णय लेते समय किया गया चिंतन है वो क्या कहलाता है, नैतिक तर्कणा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। जो कोहलबर्ग हैं इन्होंने क्या किया कि 10 से 16 वर्ष के बच्चों से साक्षात्कार लिया और कहानियाँ सुनाई, कई टाइप की लघु कहानियाँ सुनाई, और उन जो भी कहानियाँ सुनाई और जो भी साक्षात्कार लिए उस पे आधारित क्या किया, उस पे नैतिक दुविधा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, क्वेश्चंस पूछे। और यानी कि इन्होंने क्या किया कि 10 से 16 वर्ष के बच्चों पे इन्होंने जितना भी कार्य किया 10 से 16 वर्ष के बच्चों पे किया, ध्यान दीजिएगा। तो कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, कोहलबर्ग का जो फेमस नैतिक विकास का सिद्धांत है, इन्होंने जो इसमें जो बच्चे लिए थे, ठीक है, जो कहानियाँ सुनाई, लघु कथाएं सुनाई और जो भी इंटरव्यूज़ लिए, वो कितने साल के बच्चे थे, कितने वर्ष के बच्चे थे, तो 10 से 16 वर्ष के बच्चे थे। और इन बच्चों को इन्होंने क्या किया, लघु कथाएं सुनाई, छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई, लघु कथाएं, और इन्होंने क्या किया, साक्षात्कार लिया, ठीक है, साक्षात्कार लिया। और इसी पे आधारित इन्होंने क्या किया, क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, प्रश्न उत्तर पूछे, और उस पे जो उन्होंने आंसर्स दिए, ठीक है, उन बच्चों ने जो भी अनुक्रिया की, जो भी आंसर्स दिए, उनके आधार पर अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने क्या किया, इसी के आधार पे इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत का, नैतिक विकास के
विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो जो 10 से 16 वर्ष के बच्चे थे उन्हें लघु कथाएं सुनाई, साक्षात्कार लिए, और इसी के इन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे उसके बेस पे जो भी बच्चों की अनुक्रिया हुई, जो भी उन्होंने आंसर्स दिए, उसी पे आधारित इन्होंने क्या किया, नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इनके जो अध्ययन का स्रोत था, वो ध्यान दीजिएगा, अध्ययन का स्रोत अगर पूछा जाए, अध्ययन का स्रोत, ठीक है, तो हिंज नामक व्यक्ति, हिंज नामक व्यक्ति, ठीक है, हिंज नामक व्यक्ति जिसकी पत्नी को क्या था, कैंसर था। ठीक है, याद रखिएगा, जिसकी पत्नी को कैंसर था। बहुत ही फेमस इनकी कहानी है। ठीक है, जो कि ये इनकी बहुत सारी कहानियां थीं, जिसमें से ये बहुत ही फेमस कहानी हुई। क्या था कि एक हिंज नामक व्यक्ति थे जिनकी वाइफ को क्या होता है, कैंसर होता है, और जिसका इलाज किसी के पास नहीं होता है, और एक वहीं पे फेमस फार्मासिस्ट होते हैं जो कि एक दवाई बना चुके होते हैं जिससे इनकी पत्नी का इलाज संभव था। लेकिन क्या था कि जो दवा का रेट था वो जो मूल रेट था उससे 10 गुना ज़्यादा था। यानी कि वो पैसा कमाना चाहते थे, जो फार्मासिस्ट थे, जो डॉक्टर थे, तो वो क्या करना चाहते थे, वो पैसा कमाना चाहते थे। तो उन्होंने जो दवा का रेट रखा वो 10 गुना ज़्यादा रखा। ठीक है, 10 गुना ज़्यादा वसूल रहे थे। तो हिंज जो व्यक्ति थे, इनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो 10 गुना ज़्यादा पैसा दे के दवा को खरीद सके, परचेज कर सके। तो उन्होंने क्या किया कि पैसे अरेंज किए, अपने रिश्तेदारों से अरेंज किए, और जितना भी पैसा अरेंज हुआ वो दवा की जो कीमत थी उसका आधा ही वो पैसा अरेंज कर पाए। तो इन्होंने क्या किया कि जब देखा कि इनकी वाइफ जो है उनको कैंसर है, जो कि अगर उनको टाइम पे दवा नहीं मिल पाई तो उनकी डेथ हो सकती है, तो इन्होंने क्या किया कि इस दवा को वहाँ मेडिकल स्टोर से इन्होंने चुरा ली और डॉक्टर को दे दिया, जिसकी वजह से इनकी पत्नी का इलाज संभव हो सका। तो ये जो फेमस कहानी है हिंज नामक व्यक्ति की, ये बहुत ही फेमस है। इन्होंने बच्चों को सुनाया, 10 से 16 वर्ष के बच्चों को सुनाया, और इसी पे आधारित, इसी कहानी पर आधारित इन्होंने कई प्रकार के प्रश्नोत्तर किए, और जिस पे देखा कि बच्चे किस टाइप के नैतिक दुविधा से रिलेटेड किस टाइप के आंसर देते हैं। इन्होंने क्वेश्चन ही ऐसे ऐसे पूछे, नैतिक दुविधा वाले क्वेश्चन पूछे कि क्या हिंज ने जो कार्य किया वो सही किया, क्या हिंज को दवा जो चोरी की थी क्या वो चुराना उचित था, क्या डॉक्टर को रेट जो 10 गुना रेट बढ़ा रखे थे वो क्या उचित था। इस टाइप के कई नैतिक दुविधा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, और बच्चों ने जो भी अनुक्रिया की उसी से रिलेटेड इन्होंने एक बहुत ही फेमस सिद्धांत दिया जिसका नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में नैतिक विकास 3 मुख्य अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यानी कि जो भी नैतिक विकास होता है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में नैतिक विकास की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं जिनसे होकर व्यक्ति गुजरता है, और प्रत्येक अवस्था में 2-2 उप अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, 2-2 उप अवस्थाएं होती हैं, 2-2 उप अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, यानी कि कितनी मुख्य अवस्थाएं होती हैं, 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं, और उन अवस्थाओं की भी 2-2 उप अवस्थाएं होती हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति, इनका मानना था, जो कोहलबर्ग हैं, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग, इनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति इन सभी अवस्थाओं से होकर गुजरता है, परंतु सभी व्यक्तियों में एक ही साथ, एक ही उम्र में ये अवस्थाएं आए ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक व्यक्ति इन सभी अवस्थाओं से होकर गुजरेगा, लेकिन एक ही उम्र पे ये सारी अवस्थाएं आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इसकी जो अवस्थाएं बताई वो मुख्य 3 अवस्थाएं बताई। ठीक है, तो हम इन अवस्थाओं के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, और इनकी जो उप अवस्थाएं हैं, इनके जो चरण भी कहलाते हैं, तो हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, नैतिक विकास की जो प्रमुख 3 अवस्थाएं हैं उनमें से जो पहली अवस्था है उसका नाम है पूर्व नैतिक। इसे बोलते हैं पूर्व नैतिक या बोलते हैं इसको पूर्व परंपरा
वादी, या इसको बोल सकते हैं पूर्व रूढ़िवादी। रूढ़िवादी नैतिकता का स्तर, नैतिकता का स्तर, या बोल सकते हैं अवस्था, स्तर भी बोल सकते हैं या इसको अवस्था बोलते हैं। ठीक है, यानी पूर्व नैतिक या पूर्व परंपरावादी या पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता का स्तर या अवस्था। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस समय क्या होता है, यानी कि जो परंपराएं हैं हमारे समाज में, ठीक है, जो भी हमारे समाज में रूढ़िवादिता है, ठीक है, उससे पहले की अवस्था है। ठीक है, बच्चे को यानी कि इसमें जो समाज में जो भी परंपराएं चल रही हैं, जो भी रूढ़िवादिता चल रही है, ठीक है, जो भी रूढ़िवादिता फैली हुई है, उससे पहले की जो अवस्था होती है, जब बच्चे के मन में ये नहीं पता होता है कि हमारे समाज में क्या क्या परंपराएं हैं, हमारे समाज में कौन कौन सी रूढ़िवादिता हैं, ठीक है, उनसे पहले की जो अवस्था होती है वो बालक की क्या कहलाती है, पहले की। यानी इस समय क्या होता है, नैतिकता का अभाव पाया जाता है, बच्चे के अंदर खुद में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, इसलिए से पहले की, यानी कि नैतिकता से पहले की अवस्था कही जाती है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये अवस्था जो होती है वो 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की आयु मानी जाती है, 10 वर्ष तक की। ठीक है, याद रखिएगा 10 वर्ष, कहीं कहीं 3 से 9 भी दी जाती है, तो इसको देख लीजिएगा। तो यानी कि 4 से 10 या 3 से 9। ठीक है, ये जो आयु है या अवस्था जो होती है 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु की होती है। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होती है, ना कि सही तथा गलत के अपने आंतरिककृत मानकों के द्वारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो भी नैतिकता होती है वो बाहर से दी जाती है, यानी कि चाहे वो आपके माता पिता आपको सिखाएं, ठीक है, जो भी नैतिक तर्कणा है, जो आपके खुद के विचार नहीं होते हैं, जो आपकी अंदर की आंतरिकरण द्वारा आप किसी भी चीज का नैतिक कार्यों पर विचार नहीं करते हैं, जो भी आपकी नैतिक तर्कणा होती है वो आपके या तो माता पिता द्वारा सिखाया जाता है, माता पिता द्वारा। ठीक है, आप खुद भी सोच सकते हैं 3 से 10 वर्ष के बीच में आप अपनी उम्र, जब आप अपनी एज में रहे होंगे तो उस चीज़ का सोचिए, आस पड़ोस में जो बच्चे होते हैं उनके बारे में सोचिएगा। इस वर्ष के बच्चों में क्या होता है, नैतिकता का अभाव होता है, तो जो भी इनके अंदर नैतिकता होती है वो बाहर से डाली जाती है। ठीक है, यानी कि ये नैतिकता या तो उसके माता पिता द्वारा दी जाती है या तो उसके टीचर्स द्वारा, यानी शिक्षक का रोल होता है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षक का रोल होता है। तो देखा होगा बच्चे को बोला जाता है कि कोई भी गेस्ट आ जाएं, ठीक है, तो आपको ये सामान तुरंत नहीं उठाना है, या गेस्ट आए तो आप उनके आने पे उनको क्या करना है, नमस्ते बोलना है। तो ये सब क्या है, बच्चों को पहले सिखाया गया है, किसके द्वारा सिखाया गया है, मम्मी पापा के द्वारा या टीचर्स के द्वारा सिखाया गया है। तो ये क्या है, ये बाहर से डाली गई है। ठीक है, नैतिक तर्कणा जो है ये बाहर से डाली गई है, ना कि बच्चे के अंदर सही या गलत उनका निर्णय लेने की क्षमता होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस समय याद रखिएगा, बच्चे की मीन्स इसमें क्या है, बच्चे की नैतिकता की भावना बाहरी रूप से नियंत्रित होती है। यानी कि जो नैतिकता की भावना होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नैतिकता की भावना बाहरी रूप से नियंत्रित होती है। ठीक है, जो भी नैतिकता की भावना है वो बाहरी रूप से, ठीक है, बाहरी रूप से क्या होती है, वो बाहरी रूप से नियंत्रित होती है। ध्यान दीजिएगा, जो अब हम इसके क्या करेंगे, अब हम इसके चरणों के बारे में, यानी जो उप अवस्थाएं हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता होगा कि जो पूर्व नैतिक या पूर्व परंपरावादी या पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता का जो स्तर है वो क्या है, यानी नैतिकता से पहले की अवस्था। इसमें बच्चा अपने आंतरिकरण के द्वारा कुछ भी नहीं, उसको आंतरिकरण के द्वारा कोई भी नैतिक तर्कणा नहीं होती है उसके अंदर। जो भी नैतिक तर्कणा या नैतिकता की भावना होती है वो बाहरी रूप से निर्धारित होती है। यानी कि आप खुद भी सोच सकते हैं कि बच्चे को जो भी नैतिकता की भावना जो बच्चे के अंदर दिख रही है वो किसकी वजह से है, वो उसके माता पिता की वजह से है, या उसके शिक्षक की वजह से है, या उसके बड़े भाई बहन होंगे, या घर में और कोई सदस्य होगा जो कि उसको सिखा रखा होगा। ठीक है, तो ये आप खुद भी सोच सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे,
पूर्व परंपरावादी, पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता के स्तर में हम क्या करेंगे कि इसके चरणों के बारे में पढ़ेंगे, जो इसके 2 चरण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। तो पहला चरण जो है वो है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। ठीक है, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। अब हो सकता है अभी आपको ये समझ में ना आए, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के बाद में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा ये चरण क्या होता है। ठीक है, ये हम चरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन सी अवस्था के? प्रथम अवस्था के, यानी कि जो पहली अवस्था है उसके पहली अवस्था का हम पहला चरण देख रहे हैं। चरण नंबर 1 है जिसका नाम है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। ठीक है, ये दोनों चरण यानी कि कौन सी वर्ष के उम्र के बच्चे हैं, यानी 4 से 10 वर्ष या 9, यानी कि 3 से 9 वर्ष के बीच की अवस्था है, ये चल रही है। 3 से 9 वर्ष की अवस्था चल रही है। ठीक है, तो दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता, इसमें क्या है आपको पता ही है कि नैतिकता का अभाव है। ठीक है, बच्चे के अंदर नैतिकता बाहर से डाली जाती है, नैतिकता का अभाव पाया जाता है। इसमें क्या है, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता का मतलब क्या हो गया कि इसे और एक चीज और याद रखिएगा कि इसे बाहरी सत्ता पर आधारित नैतिकता भी कहते हैं। ठीक है, बाहरी सत्ता यानी कि अभी हमने बताया कैसे बाहर से डाली जाती है नैतिकता, बाहरी सत्ता, बाहर से शासन स्थापित करके, यानी कि इस वजह से इसे बोलते हैं, इसे बाहरी सत्ता पर आधारित नैतिकता भी कहते हैं। इस अवस्था के बच्चे दंड से दूर रहने के लिए बड़ों के प्रति सम्मान दिखाते हैं, यानी कि इसमें क्या है, दंड से दूर रहने हेतु क्या करते हैं, दंड यानी कि क्या करते हैं, दूसरों के प्रति सम्मान दिखाते हैं। दंड से दूर रहने के लिए क्या करते हैं, सम्मान प्रकट करते हैं। ठीक है, सम्मान प्रकट करते हैं। आपने देखा होगा, अभी हमने एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, कोई भी गेस्ट आएगा तो अगर जैसे कि उनको नाश्ता वगैरह कराया जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, नहीं गेस्ट आते हैं वो बोलते हैं कि बेटा बिस्किट ले लो या नमकीन खा लो, तो बोले नहीं हम नहीं खाएंगे, नहीं तो मम्मी डांटेंगी, मम्मी हमें मारेंगी। तो उसे डर है, उसे ये डर लगता है कि अगर मैं ये काम करूँगा, अगर इस काम को करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। ठीक है, मुझे पनिशमेंट मिलेगा, मुझे सजा मिलेगी। तो इसलिए दंड से दूर रहने के लिए वो क्या करेगा, सम्मान, यानी कि जो वो वहाँ पे उसकी नैतिकता दिख रही है ना, वो उसका नैतिकता किस कारण से है, उसकी नैतिकता दंड से दूर रहने के लिए, कि उसे डांट ना पड़े, उसे मार ना पड़े, इस वजह से है। जैसे देखा होगा कि मम्मी बोलती हैं कि अगर तुमने नमस्ते नहीं किया तो देखना फिर मैं तुम्हें डांट लगाऊंगी। ठीक है, तो प्रणाम करेगा। ठीक है, कोई भी आ गया, बड़ों का सम्मान करना जो भी कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है, जो नैतिकता दिखा रहा है वो बच्चा किसके कारण, वो कहीं ना कहीं दंड से दूर रहने के लिए। ठीक है, टीचर बोलेगी अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा या आपकी पिटाई होगी। ठीक है, तो वो होमवर्क जो कर रहा है वो क्या है, वो दंड से दूर रहने के लिए कर रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता क्या होती है। ठीक है, दंड एवं आज्ञाकारिता। तो जो सेकेंड चरण है, यानी पहली अवस्था का जो सेकेंड चरण है वो क्या है, उसका नाम है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता, या इसी को हम बोलते हैं यांत्रिक सापेक्षता या साधन सापेक्षता या साधनात्मक पुरस्कार उन्मुक्ता। ठीक है, उन्मुक्ता या अभिमुक्ता लगा रहता है। ठीक है, तो साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता या यांत्रिक सापेक्षता या साधन सापेक्षता या साधनात्मक पुरस्कार उन्मुक्ता। ठीक है, ये अभी हम समझाते हैं, तो इसका मतलब अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के थ्रू आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये है क्या। तो इसको क्या कहेंगे कि अहंकार के हित का चरण भी कहा जाता है। ठीक है, अहंकार का हित छिपा होता है, हित। ठीक है, याद रखना है, अहंकार का हित किसमें दिख रहा है, यानी कि जो अवस्था पहली है उसके चरण दूसरे वाले में अहंकार के हित का चरण भी कहा जाता है। इसे व्यक्ति केंद्रित, ठीक है ध्यान रखिएगा, इसे व्यक्ति केंद्रित, ठीक है, इसे व्यक्ति केंद्रित एक दूसरे के हित,
एक दूसरे के हित साधन पर आधारित नैतिकता भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि अहंकार के हित का चरण भी कहलाता है, व्यक्ति केंद्रित एक दूसरे के हित साधन पर आधारित नैतिकता भी कहते हैं। यहाँ पे व्यक्ति केंद्रित ध्यान रखना है, ठीक है, इसके पॉइंट्स को ध्यान रखता है। व्यक्ति केंद्रित एक दूसरे के हित साधन पर आधारित नैतिकता भी कहते हैं, यानी कि आपस में ऐसा काम जैसे कि साधन पूर्ति के लिए, यानी किसी पुरस्कार के लिए, ठीक है, कोई काम करना है, ठीक है, कोई पुरस्कार मिल रहा है, ठीक है, या अपना हित पूरा हो रहा है, ठीक है, हित साधन, ठीक है, एक दूसरे के हित साधन पर आधारित नैतिकता भी कहते हैं। ठीक है, इस पे आगे आपको ध्यान रखना है कि इस अवस्था के बच्चे पुरस्कार के आधार पर तथा पारस्परिक हित साधन के आधार पर नैतिक व्यवहार करते हैं। किसके आधार पे? पुरस्कार के आधार पर या हित साधन के आधार पे, या हित साधन के आधार पर ये क्या करते हैं? नैतिक व्यवहार करते हैं। या तो इनको कोई पुरस्कार का लालच होगा, या क्या होगा, अपना हित पूरा करना है। तो इसकी वजह से जो भी नैतिक व्यवहार करते हैं वो क्या है, किस चरण में आता है? वो चरण सेकंड में आता है। कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है? पहली अवस्था के अंतर्गत आता है। यानी कि जो भी कार्य करते हैं, ठीक है, यहाँ अदला बदली का भाव मजबूत होता है। किसका भाव होता है? आपको याद रखना है, अदला बदली। जहाँ पे भी आपको अदला बदली या हित साधन हेतु कोई भी एग्जाम्पल दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन से अवस्था के अंतर्गत आ रहा है। अवस्था पहली है, चरण दूसरा है, जिसका नाम है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, यांत्रिक सापेक्षता या साधन सापेक्षता, या इसका नाम है साधनात्मक पुरस्कार उन्मुखता। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे अदला बदली का भाव प्रकट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि अगर टीचर कभी कभी कहता है कि देखते हैं कौन जल्दी कार्य कर लेगा, ठीक है, जिसका कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा हम उसको एक चॉकलेट देंगे। तो बच्चा क्या करेगा? जल्दी जल्दी कार्य करेगा। किस लिए? क्योंकि उसे पुरस्कार मिल रहा है, ठीक है, उसे क्या मिल रहा है? उसे पुरस्कार मिल रहा है। इस लालच में वो क्या करेगा? जल्दी जल्दी कार्य करेगा, ठीक है। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, नीट एंड क्लीन वर्क करोगे तो आपको गुड मिलेगा, ठीक है। बच्चा क्या कर रहा है? किस लिए कर रहा है? उसने देखा कि यहाँ पे हमें एक मीन्स गुड मिल रहा है पुरस्कार के तौर पे, ठीक है। और देखा होगा कि यानी कि इस उम्र में 9 से 10 वर्ष की उम्र, या इस समय क्या होती है 7 से 10 वर्ष की उम्र, इस चरण के अंतर्गत 7 से 10 वर्ष की जो उम्र होती है, तो बच्चे से मम्मी कहती हैं कि जाके सामान ले आओ, तो कहेगा नहीं मुझे पहले एक चिप्स का पैकेट दे दो, या मुझे कुरकुरे, मैं वहाँ पे जाके अपना कुरकुरे का पैकेट ले लूँगा, तब जाके मैं आपका काम करूँगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? अपना हित देख रहा है वो, यानी एक काम कर रहा है उसके बदले में दूसरा ले रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अदला बदली का भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है। बच्चे ने कहा कि बच्चे ने अपने क्लास में कहा कि तुम मुझे क्या करो कि आज मैथ्स की बुक दे दो, ठीक है। तो बच्चे ने कहा ठीक है, आप मैथ्स की बुक मुझसे ले लो, लेकिन मुझे अपनी एक कॉपी दे दो, ठीक है, कोई भी कॉपी, क्लास वर्क कॉपी दे दो। तो उसने क्या किया? अदला बदली, यानी कि अपने हित साधन के लिए कार्य किया। जो भी नैतिकता आई वो हित साधन की, यानी कि अपने यहाँ पे क्या है? हित साधन को ध्यान में रख के, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? अहंकार की भावना दिख रही है कि नहीं दिख रही? कि मैं काम तभी करूँगा जब आप मेरा काम करोगे, यानी जो नैतिकता है वो अदला बदली की भावना, यानी कि इस कारण दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे जो भी कार्य किए जाते हैं वो बदले की भावना से किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि पहली वाली यानी अवस्था में दो चरण जो हमने बताए वो आपको शायद समझ में आ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट अवस्था के बारे में आगे बढ़ेंगे कि नेक्स्ट जो दूसरी अवस्था होती है वो क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कोहलबर्ग
कि जो नेक्स्ट अवस्था है, जो कोहलबर्ग द्वारा बताई गई जो अवस्था है, वो नेक्स्ट अवस्था कौन सी है? परंपरावादी या रूढ़िवादी अवस्था या स्तर बोलते हैं इसे। ठीक है, परंपरावादी, ध्यान दीजिएगा, समाज की जो भी परंपराएं बनाई गई हैं, ठीक है, जो भी रूढ़िवादिता है समाज में, उसी के अनुरूप क्या करता है बच्चा? कार्य करता है, बच्चा सोचता है। ठीक है, बच्चा सही या गलत का निर्णय लेता है, किसके अनुसार? जो भी नैतिकता होती है वो परंपरावादी, यानी कि जो भी समाज में है, चल रहा है, जो भी रूढ़िवादिता है, उसको ध्यान में बच्चा क्या करता है? उसी को ध्यान में रख कर बाहर, यानी समाज के द्वारा जो बनाए गए नियम कानून है, उन्हीं के अनुरूप वो क्या करता है? नैतिक व्यवहार करता है। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे उम्र है बच्चे की, वो क्या है? 10 से, यानी दूसरी जो अवस्था है, ये दूसरी अवस्था की बात कर रहे हैं। जो बच्चे की उम्र होती है इस अवस्था में, वो 10 से 13 वर्ष या 9 से 15 वर्ष। ठीक है, 10 से 13 वर्ष या 9 से 15 वर्ष, इस अवस्था में बच्चा समाज के बारे में जानना शुरू कर देता है। ठीक है, समाज में क्या क्या है, समाज में क्या नहीं है। ठीक है, वो समाज के नियम कानूनों के बारे में जानने लगता है, और समाज में जो भी रूढ़िवादिता फैली हुई है उसके बारे में भी जानता है। ठीक है, उसी हिसाब से वो क्या करता है? नैतिक व्यवहार करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो दूसरे के मानकों को अपने में, ठीक है, जो भी दूसरे के मानक हैं, दूसरे के मानकों को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो भी दूसरे के मानक हैं उनको क्या करता है बच्चा? अपने में आंतरिकृत कर लेता है। इन मानकों को क्या करता है? आंतरिकृत कर लेता है, अपने अंदर क्या करता है? समाहित कर लेता है। जो भी दूसरों के द्वारा, जो समाज के द्वारा बनाए गए जो भी नियम है, जो भी मानक निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं को क्या करता है? आंतरिकृत कर लेता है, और इन्हीं मानकों के अनुसार वो क्या करता है? सही व गलत का निर्णय लेता है। क्या सही है और क्या गलत है, इसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है? निर्णय लेता है। ठीक है, जो भी दूसरों के द्वारा जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं को वो क्या करता है? आंतरिकृत कर लेता है, और क्या सही है और क्या गलत है, इसी के अनुसार वो क्या करता है? निर्णय लेता है। और वो क्या करता है? उसी के अंदर जो नैतिकता आती है वो क्या करती है? इसी के द्वारा आती है। ठीक है, समाज के द्वारा जो बनाए गए मानक हैं, उन जो भी निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं को आंतरिकृत कर लेता है, उन्हीं के द्वारा वो क्या करता है? यानी कि व्यवहार करता है बच्चा। तो यानी ये दूसरी अवस्था है। दूसरी अवस्था में भी कितने? 2 चरण हैं। ठीक है, प्रत्येक अवस्था में 2-2 चरण हैं। पहली अवस्था में भी 2 चरण हैं, दूसरी अवस्था में भी 2 चरण हैं, और तीसरी अवस्था में भी 2 चरण हैं। तो हम दूसरी अवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके हम चरण 1 के बारे में देखेंगे और चरण 2 के बारे में देखेंगे। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं कि चरण 1 क्या कहता है। तो जो इस दूसरी अवस्था का जो पहला चरण है वो क्या कहता है, मीन्स वो क्या है? तो उसका नाम है, जो पहला चरण उसका नाम है परस्पर एक रूप उन्मुखता या अभिमुखता भी कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं उन्मुखता लिखा हो या अभिमुखता लिखा हो। तो परस्पर एक रूप उन्मुखता या अभिमुखता, यानी इसको बोलते हैं अच्छा लड़का या अच्छी लड़की वाली अवस्था। ठीक है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है इस अवस्था में, यानी इसमें एक टाइप से प्रशंसा की भावना जहाँ पे भी दिखेगी, प्रशंसा का मंच जहाँ पर भी दिखेगा, आप समझ जाना कि ये दूसरी अवस्था का पहला चरण है। यानी कोहलबर्ग की ये दूसरी अवस्था का पहला चरण है, जिसमें प्रशंसा का मंच जहाँ पर भी आपको दिखाई दे, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो आप इस पे ध्यान दीजिए। इस अवस्था में बालक या बालिका अच्छा व्यवहार करने में रुचि रखता है, यानी जो भी बालक बालिका है वो क्या करेगा? अपना व्यवहार अच्छा रखेगा, अच्छा व्यवहार। ठीक है, अपना जो भी व्यवहार है वो अच्छा प्रदर्शित करते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, क्लास ले रहे होंगे तो कुछ ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उन्हें लगेगा कि सारे बच्चों में सबसे अच्छा आंसर मैं दूंगा या दूंगी, ताकि टीचर मेरी पूरी क्लास में प्रशंसा करें। उन्हें वो हमेशा अप्रिशिएट होने की कोशिश करेंगे या अपने लिए अनुमोदित होना चाहेंगे। ठीक है, वो चाहेंगे कि जो भी टीचर तारीफ करे वो मेरी तारीफ करे। ठीक है, यानी कि ये कौन सा चरण है? ये कोहलबर्ग
वर्ग का दूसरी अवस्था है, उसका पहला चरण है। यहाँ पे चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हमेशा अच्छा अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे, प्रशंसा पाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो यानी इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, इस अवस्था में बालक या बालिका अच्छा व्यवहार करने में रुचि रखता है। इस अवस्था में बच्चे वही व्यवहार करते हैं जो दूसरों को अच्छा लगे या वो प्रशंसा मिले, यानी कि जो भी व्यवहार अच्छा लगे या दूसरे उनकी क्या करें, प्रशंसा करें। ठीक है, प्रशंसा करें। एक ही घर में कई बच्चे हों, ठीक है, एक ही घर में कई बच्चे हों तो क्या करते हैं कि कंपटीशन की भावना होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के अच्छे स्कोर लाएं, ताकि मम्मी पापा क्या करेंगे, मेरी तारीफ़ करें, आस पड़ोस वालों को बताएं कि मेरा बच्चा इतना अच्छा है। ठीक है, या मम्मी पापा ही उदाहरण देंगे कि देखो उनका बच्चा टॉप किया है। इस अवस्था में ज़्यादातर आपने एग्जाम्पल भी सुने होंगे, तो घरों में अक्सर एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि देखो जो पड़ोसी हैं उनके बच्चे ने टॉप किया है, ठीक है, उसकी तरह बनो, ठीक है, उसकी तरह बनो। या यहाँ पे प्रशंसा की भावना, ठीक है, यहाँ पे प्रशंसा की भावना दिखाई देती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे इस अवस्था में क्या चीज़ है। ठीक है, इस अवस्था में क्या है, इस अवस्था में बच्चों में स्वीकृति पाने तथा अस्वीकृति से दूर रहने का अभिप्रेरणा तीव्र होती है। यानी कि वो क्या चाहते हैं, उन्हें स्वीकार किया जाए, उन्हें स्वीकार किया जाए, उन्हें स्वीकार किया जाए, उनकी प्रशंसा की जाए। ठीक है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रशंसा की जाए। चाहे वो स्कूल में हो, बच्चा हमेशा चाहेगा कि टीचर या प्रिंसिपल उनकी प्रशंसा करें। ठीक है, अच्छे मार्क्स लाएगा बच्चा, बहुत अच्छी मेहनत करेगा, या राइटिंग में अच्छी राइटिंग करेगा, या होमवर्क अच्छे से करके लाएगा, या किसी को असाइनमेंट मिला है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अच्छे से अच्छा असाइनमेंट करेगा। या प्रेजेंटेशन मिला है तो वो दूसरे बच्चों को नहीं बताएगा कि मैंने कैसे तैयार किया है, ठीक है, उसने क्या क्या टॉपिक्स लिए हैं, ठीक, किस टाइप से उसने अपना प्रेजेंटेशन तैयार किया है, तो ये दूसरे बच्चों को नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, ताकि जो भी प्रशंसा मिले वो उसको मिले। ठीक है, पूरी क्लास से हट के जो उसको प्रशंसा मिले वो केवल और केवल किसको मिले, बच्चे को मिले। ठीक है, वो इस चीज के लिए ऐसा वो क्या करता है, व्यवहार करता है। यानी ये जो व्यवहार कर रहा है वो क्या कर रहा है, ये व्यवहार क्यों कर रहा है, ताकि उसे क्या मिले, प्रशंसा मिले। यानी कि वो क्या चाहता है, अपनी प्रशंसा चाहता है। तो यानी कि जो कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसकी जो अवस्था है, उसका पहला चरण क्या कहता है, यानी कि पहले चरण में परस्पर एक रूप उन्मुखता या अभिमुखता जैसे बोलते हैं, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की वाली अवस्था। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चरण नंबर 2 पे। ध्यान दीजिएगा, जो दूसरी अवस्था का जो दूसरा चरण है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में, जो चरण नंबर दूसरा है दूसरी अवस्था का, वो क्या है, कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता या कानून एवं, ठीक है, कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता या कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, या इसी को बोलते हैं सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की उन्मुखता। ठीक है, देखिए आपको एक कानून, विधि और यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था, यानी कि अब तो हम किस में चल रहे हैं, दूसरी अवस्था में चल रहे हैं। तो यहाँ पे सामाजिक नियमों को, ठीक है, ध्यान में रखता है बच्चा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस अवस्था में क्या इम्पोर्टेंट है, यानी इस अवस्था में बच्चे सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत किए गए जो भी सामाजिक दृष्टि से नियम बनाए गए हैं, सामाजिक दृष्टि से जो भी नियम हैं, ठीक है, सामाजिक दृष्टि से जो भी नियम, ठीक है, बनाए गए हैं, जो भी नियम हैं और दायित्व हैं, ठीक है, जो भी दायित्व हैं, जो भी नियम हैं, ठीक है, उन्हीं के अनुरूप बच्चा क्या करता है, कार्य करने की क्षमता से प्रोत्साहित होता है। यानी कि जो भी समाज के द्वारा नियम बनाए गए हैं उन्हीं को वो क्या करता है, स्वीकार करता है, उन्हीं के अनुरूप वो क्या करता है, व्यवहार करता है। जो भी सामाजिक दृष्टि से जो नियम बनाए गए हैं, जो भी दायित्व बनाए गए हैं, उन्हीं को वो क्या करता है, स्वीकार करता है, उन्हीं के अनुरूप वो क्या करता है, व्यवहार करता है। कार्य करने की क्षमता से वो क्या होता है, प्रोत्साहित होता है। ठीक है, विचारों में नैतिकता का आधार, जो भी उसके विचार होते हैं उनका आधार क्या होता है, विचारों का जो आधार होता है वो क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था। यानी कि हर तरीके से सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखता है। सामाजिक व्यवस्था नहीं टूटनी चाहिए। ठीक है, चाहे इसमें बच्चे को भले ही ये इन नियमों को फॉलो करने में चाहे उसे लॉस ही क्यों ना करना पड़े, ठीक है, तब भी वो इन सामाजिक नियमों को पूरी तरीके से ध्यान में रखता है।
ठीक है। समाज के द्वारा जो भी नियम स्वीकार किए गए हैं उनको क्या करता है, पूरी तरीके से वो एक्सेप्ट करता है, उन्हीं के द्वारा वो क्या करता है, व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। ठीक है। इन्हीं के द्वारा, यानी कि अगर इन्होंने कह दिया कि समाज के द्वारा बनाया गया ये जो भी नियम है वो सही है, तो उसी के द्वारा वो क्या करेगा, व्यवहार करेगा, यानी यही तो इसका नैतिक व्यवहार है। ठीक है, यही तो इसका नैतिक व्यवहार है, यही तो इसका नैतिक विकास है। तो ये क्या करेगा, यानी विचारों में जो नैतिकता का आधार है वो क्या है, सामाजिक व्यवस्था होती है। व्यक्तिगत हानि की अवस्था में भी व्यक्ति द्वारा नियमों का पालन करना पड़ता है, चाहे उसको लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। वो क्या करता है, सामाजिकता की भावना से कार्य करता है। समाज द्वारा बनाए गए जो भी नियम कानून है, जो भी उसके उत्तरदायित्व हैं, उनको पूरी तरह से वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और उन्हीं विचारों के अनुरूप वो क्या करता है, व्यवहार करता है। आपने देखा होगा, ठीक है, जो भी नियम कानून बना दिए गए हैं समाज के द्वारा, जैसे कि कहीं पे भी सभाएं हो रही हैं या कहीं पे भी पार्टीज चल रही हैं, अगर एक तरफ कतार में मीन्स गर्ल्स बैठाई गई हैं, एक तरफ बॉयज़ बैठाए गए हैं, तो बच्चा क्या करता है, ये समाज के द्वारा बनाया गया नियम है कि किधर साइड में बैठना है, वो खुद ही उसके अनुरूप व्यवहार करने लगता है। ठीक है, उसको किस साइड में बैठना है, वो अपनी जगह खुद जानता है कि मुझे किस साइड में बैठना है। ठीक है, आपने देखा होगा कि चाहे वो किसी भी ऑफिस में गया हो, जैसे कि बैंक वगैरह में गया हो, बैंक वगैरह में अगर लाइन लगती है तो वो क्या करता है, चाहे उसको लेट ही क्यों ना हो रही हो, ठीक है, उसको लेट ही क्यों ना हो रही हो, वो गर्ल्स की लाइन में नहीं लगेगा। ठीक है, वो गर्ल्स की लाइन में नहीं लगेगा, वो कहाँ लगेगा, जेंट्स की लाइन में लगेगा, बॉयज़ की लाइन में लगेगा। ठीक है, लेट हो रही हो उसे, चाहे वो गर्ल्स की लाइन छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन वो उसमें नहीं लगेगा, वो चाहे वो कितनी भी बॉयज़ वाली लाइन लंबी हो, वो उसी में लगेगा। ठीक है, कोई भी सामान खरीदेगा कहीं पे, अगर टोकन वाली व्यवस्था है या पहले जहाँ पे गर्ल्स को पहले प्रेफरेंस दी जा रही हो, तो वो समाज के द्वारा जो भी नियम कानून बनाया गया है, ठीक है, किस साइड में आपको चलना है, ठीक है, नियम बना दिया गया, सामाजिक नियम बना दिया गया, आपको किस डायरेक्शन में चलना है, किस साइड में चलना है, आपको कब रुकना है, ठीक है, जो भी है, आपको हेलमेट लगाना है, जो भी नियम कानून बनाए गए हैं समाज के द्वारा, तो उन सब के अनुरूप वो व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये क्या है, कोहलबर्ग जो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, इसकी जो सेकेंड वाली है, ठीक है, इन्होंने जो सेकेंड अवस्था का जो दूसरा चरण है वो क्या है, कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता, या कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की उन्मुखता। तो आपको शायद समझ में आया होगा। तो ये वीडियो शायद ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की जो तीसरी अवस्था है, उसके दो चरण हैं, उनके विषय में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और उसके बाद में उसी वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे, और सारे क्वेश्चंस के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब कब पूछे गए। तो आप हमारे साथ इस मीन्स नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको सभी टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू।